हेलो एंड वेलकम बैक। आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरएफ लिमिटेड को और क्यों मैंने इस स्टॉक में एंट्री ली है। ये स्टॉक मेरे कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था और क्योंकि उन्होंने कहा था इसको थोड़ा सा डिस्कस करो, तो छोटी सी एक वीडियो है इसके ऊपर डिस्कशन के लिए और थोड़ा सा आपके लर्निंग के लिए भी कि क्या होता है इस तरीके के स्टॉक में। तो इस स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री बना चुका हूँ कल, और मैंने अभी रिसेंटली आपके लिए एक वीडियो डाला था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का कि मैं उसको क्यों सेल किया। और मैंने प्रॉफिट पे 36% के प्रॉफिट पे मैंने इसको सेल किया था। तो इससे जो मेरे पैसे बने थे वो पैसे मैंने एसआरएफ में एक अच्छे सपोर्ट मुझे दिखा, तो मैंने वहाँ पे एंट्री ले ली। अब एसआरएफ में एंट्री लेने के मेरे दो तीन मेजर रीजंस थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही ब्रीफली। पहले हम इसके फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। फंडामेंटल्स अगर आप इसके खोलेंगे तो आपको दिखेगा ये जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ मैं पी रेशो देखता हूँ इसका, मीडियन पी वगैरह, मीडियन पी से थोड़ा सा ऊपर अभी ये है, यानी कि थोड़ी सी ओवर वैल्यूड यहाँ पे आपको कंपनी लगेगी। लेकिन अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो पीछे इसका जो अर्निंग पर शेयर वाला जो चार्ट है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, ये आपको देखिए कितना अच्छे से बढ़ती हुई डायरेक्शन में दिखेगा। बट करंटली 2-3 क्वार्टर से जो है ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला बन रखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा कंसर्न आपको होना चाहिए। बट स्टिल अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि लेकिन स्टिल मैंने ये क्यों बाय किया है। तो इसका पी जो है इसकी वजह से ही अभी थोड़ा सा बढ़ रखा है। ये एक क्वार्टर इनका अच्छा जाएगा तो वापस इसका पी जो है वापस से एडजस्ट हो गया, आपका ये कंपनी वापस से अंडर वैल्यूड हो जाएगी जैसे पहले थी। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देखो तो करंटली इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में जो है इसके क्वार्टर रिजल्ट्स कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और हर क्वार्टर अपने प्रीवियस क्वार्टर से भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। बट सिर्फ इस क्वार्टर में क्या हुआ कि इसके लास्ट क्वार्टर से भी और इसके प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपनी ने लेसर सेल्स रिपोर्ट करी है। तो सिर्फ एक क्वार्टर खराब जाने की वजह से लोगों का जो माइंडसेट है कंपनी के प्रति चेंज हो गया। बट आपको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर में कंपनी को देखना होता है, आपको किसी एक क्वार्टर के बेसिस पे कंपनी को कभी जज नहीं करना होता है। एक मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करता हूँ कि देखिए क्या होता है, किसी भी जब आप किसी कंपनी का किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप क्वार्टर्स को जो है एक लॉन्गर ग्रोथ के लिए अपने क्वार्टर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी रहते हैं। यानी कि अगर आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, आप एक लंबा विज़न देख रहे हैं कि आप कोई भी कंपनी है वो एक लंबा ग्रोथ का विज़न देख रही है, तो करंटली अगर उसको 1-2 क्वार्टर अपने खराब करने भी पड़े, तो कंपनीज़ नॉर्मली इन चीज़ों से हिचकती नहीं है कि मैं अपना क्वार्टर क्यों खराब करूँ? क्योंकि आपके आपके लिए आप शेयर पे फ़ोकस्ड हो कि एक भी क्वार्टर अगर खराब जाएगा तो नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट होगा। बट कंपनीज़ जो है थोड़ा ब्रॉडर सेंस में और लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है। तो इसलिए उसको 1-2 क्वार्टर खराब करने में इतनी बड़ी डील नहीं होती है जितनी एक इन्वेस्टर के पॉइंट से होती है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो करंटली इसका क्वार्टर खराब हो गया है। बट इन सिर्फ एक इन्वेस्टर के पॉइंट से भी अगर जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर आप देखेंगे, वो भी किसी क्वार्टर के बेसिस पे कंपनी को नहीं जज करते हैं, बल्कि और सारे ही पैरामीटर्स को साथ में रख के जज करते हैं कि क्या कंपनी की जो सेल्स इस क्वार्टर में खराब हुई है, क्या ये किसी परमानेंट रीजंस के चलते है या फिर लॉन्गर रन के लिए कंपनी जो है रेडी हो रही है। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक क्वार्टर खराब गया है। मुझे क्या कॉन्फिडेंस देता है इस शेयर को बाय करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बैलेंस शीट में। अगर आप बैलेंस शीट इसकी देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हाईलाइट मैं करना चाहूँगा। पहली चीज़ है इसके फिक्स्ड एसेट। अगर आप फिक्स्ड एसेट इसके देखेंगे तो ये रहा इसके 2000 करोड़ से बढ़ के लास्ट ईयर इसका 8000 करोड़ था और अभी इसके फिक्स्ड एसेट हो गए हैं 10,000 करोड़। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन में जो इसका फिक्स्ड एसेट बढ़ा है वो इसी बार इसका बढ़ा है। यानी कि कंपनी ने, अब देखिए फिक्स्ड एसेट होता क्या है? फिक्स्ड एसेट होता है एक कंपनी की प्रोडक्शन की कैपेसिटी। अब प्रोडक्शन की कैपेसिटी को कंपनी बढ़ाएगी क्यों? और एक और चीज़, इसमें CWIP भी अगर आपको दिखेगा तो ये भी अभी तक का हाईएस्ट है, यानी कि 2400 करोड़। CWIP क्या होता है जिनको नहीं पता, CWIP भी फिक्स्ड एसेट ही होता है। बस ये वो फिक्स्ड एसेट होता है जिसने अभी काम करना शुरू नहीं किया है, बट ये कंपनी ने इस पे एक्सपेंडिचर जो है अपना शो कर दिया है कि हमने ये खर्चा करके, मानो कोई फैक्ट्री हम डेवलप कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ऑफिस स्पेस है, ये सारा फिक्स्ड एसेट पे जब कंपनी खर्चा कर देती है पर अभी उसको वर्किंग के लिए यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो वो हम एज CWIP में रखते हैं, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाता है तो ये भी आपका फिक्स्ड एसेट का पार्ट बन जाता है। तो ये टोटली आपका एक तरीके से फिक्स्ड एसेट है 12,400 करोड़ का। तो फिक्स्ड एसेट का मैं आपको बता रहा था। फिक्स्ड एसेट एक कंपनी इतनी तेजी से और इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्यों बढ़ाती है? तो फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंपनी के पोटेंशियल से, कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी से। तो फिक्स्ड एसेट क्यों एक कंपनी बढ़ाती है? अगर आप खुद सोच के चलो, ये कंपनी आपकी है, कोई भी कंपनी आपकी है, जनरल टर्म्स में छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि फिक्स्ड एसेट वर्क किस तरीके से करता है। एक कंपनी के पॉइंट से मान के चलिए आप कोई कोचिंग पढ़ाते हैं, आपके पास एक क्लासरूम है, उस कोचिंग में, उस क्लासरूम में अगर आपने 10 चेयर्स लगाई है, उस 10 चेयर में सिर्फ 4 चेयर में जो है बच्चे बैठे हैं और बाकी आपके पास चेयर्स खाली हैं, यानी कि आपके पास बच्चे आ ही नहीं रहे हैं।
तो आप अपने फिक्स्ड एसेट में जो है खर्चा करेंगे, यानी कि एक बड़ा हॉल लेंगे और एक्स्ट्रा चेयर्स लगाएँगे। एक इसका जवाब आप हाँ या ना में सोचो कि क्या आप ऐसा करोगे अगर आपके पास सिर्फ़ जितना भी कैपेसिटी है वो भी यूटिलाइज़ नहीं हो रही है और वो भी आपके अंडर यूटिलाइज़ चल रही है। तो जनरली ऐसा आप नहीं करते हो, जब तक आप ये मेक श्योर ना कर पाओ कि आपको उस एक्स्ट्रा कैपेसिटी की ज़रूरत है। यानी कि या तो आपके पास जितनी चेयर्स अभी है अपने उस कोचिंग में, वो सारी ऑक्यूपाइड है और अब आप सोच रहे हो कि जो नए बच्चे आएँगे वो बैठेंगे कहाँ? तो आप उस कोचिंग का स्पेस बढ़ाते हो। या फिर मान के चलो सारी चेयर्स ऑक्यूपाइड नहीं है, बट जो ट्रेंड है आप उस ज़ोन में हो, उस मार्केट को आप समझते हो, आप उसको रन कर रहे हो उस कोचिंग को, तो जो ट्रेंड है, मान के चलिए आप देख रहे हो कि बगल में एक स्कूल नया खुल गया है जिसमें काफ़ी सारे एडमिशन्स हो रहे हैं, तो आपने एनालाइज़ कर लिया है कि इन एडमिशन के चलते मेरा जो क्लासेस हैं वो मुझे बढ़ानी पड़ेंगी, ज़्यादा मुझे कैपेसिटी रखनी पड़ेगी बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए। तो उस केस में आप अपना कैपेसिटी को जो है एक्सपैंड करते हो। ये इतना ही सिंपल है जितने सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया है, चाहे कंपनी कितनी बड़ी हो, पर ये इतने ही सिंपल टर्म्स में आपको समझनी होती है ये चीज़ें कि अगर कोई कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट या अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करती है, तो सिर्फ यूँ ही नहीं करती है। जब उस कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको ज़रूरत है उस कैपेसिटी की और लॉन्गर रन में उसको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है उन फिक्स्ड एसेट की, तभी कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट पे इतनी मात्रा में जो है, इतने प्रोपोर्शन में अपने फिक्स्ड एसेट को बढ़ाती है। और मेरे लिए ये एक मेजर रीज़न था है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा इसके चार्ट भी एक सपोर्टिंग एलिमेंट बन जाता है इस कंपनी को बाय करने के लिए, क्योंकि इसका चार्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। उसके सारे मैंने फंडामेंटल एनालाइज़ करके नहीं आपको बताया, वो आप मुझे लगता है इतना सीख गए होंगे कि कैसे बेसिक्स एनालाइज़ करते हैं ना। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट था बस वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इसके टेक्निकल्स पे जाएँगे, तो टेक्निकल्स में आप देखो, ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपोर्ट इसका था यहाँ पे, यानी कि 2160 पे। अब 2160 पे इसका सपोर्ट इतना अच्छा है कि इस ज़ोन में देखो 2160 पे इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे फिर ये बाउंस करके इस ज़ोन से निकल गया। यहाँ पे भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो इस सपोर्ट वाले ज़ोन पे इतने लंबे टाइम का, यानी करीब 2021 से, ये सितंबर के आसपास से ये इसका सपोर्ट वाला जो ज़ोन था, इसको 1 2 3 4 5 6 7 करीब 7 बार ये इसी ज़ोन से बाउंस कर चुका है, 7 से ज़्यादा बार। तो ये अपने आप में बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। एक चीज़ ये और बताता है कि 2021 से, अब 2021 से तो ये कंपनी खराब नहीं थी ना। अगर आप इसके क्वार्टर के जो रिजल्ट्स में जो फेलियर था, जो क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है इसके इतने अच्छे नहीं आ पाए, अगर आप उसको भी आप ध्यान में रखते हो, सिर्फ उसको भी, तो आप देखो कि क्या 2 साल पहले भी इसकी ये कंडीशन थी? नहीं ना, तब तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी ना, कंटिन्यूसली बढ़ ही रही थी ना। बट स्टिल तब से अभी तक इसका प्राइस जो है उस सपोर्ट से बार बार बाउंस करके वापस उस सपोर्ट पे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इस बार इसका क्वार्टर ये बेकार आया है या आने वाला था, इसलिए कंपनी वापस नीचे आई है। ऑलरेडी जब इसके अच्छा भी ये कंपनी परफॉर्म कर रही थी, तब भी मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट को इसके टेक्निकल्स ने रिस्पेक्ट किया है और इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ। जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पे कंपनी जो है बड़ी तेज़ी से नीचे उस दिन गई और उसके नेक्स्ट डे, और फिर वापस से सारा ये करीब 5% से बाउंस बैक कर गई। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, सपोर्ट तोड़ के नीचे तक गई थी, वापस सपोर्ट से वापस ये ऊपर आ गई और अभी अपने सपोर्ट के ऊपर ही ये कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। और इस दिन अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा मात्रा में बाइंग हुई है, यानी कि इतने ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर्स थे कि ये ग्रीन कैंडल बनी है और इतने ज़्यादा इसके वॉल्यूम था। जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे होगे कितना ज़्यादा ये वॉल्यूम है, जो जनरली इस स्टॉक का नहीं होता है। मैक्सिमम यहाँ तक इसका वॉल्यूम गया था और करीब करीब उसका डबल ही उस दिन वॉल्यूम था, जो जनरली इसका वॉल्यूम होता है उससे डबल कंपनी में वॉल्यूम था उस दिन। यानी कि काफ़ी हैवी मात्रा में बाइंग हुई थी और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि बाइंग प्रेशर आपको साफ दिख रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन स्टिल ये कंपनी टूटी क्यों, इतनी ज़्यादा नीचे गई क्यों, अगर इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर बना है? इसके लिए अगर आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने डाली थी, जिसको मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग के टाइटल था उस वीडियो का, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छे से समझ में आता होगा कि ऐसे केसेस में जनरली क्या हो रहा होता है, किस तरीके से रिटेल पब्लिक के साथ उन्हें उनके साथ पैनिक क्रिएट करके सारा जो है उनके सेलिंग के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है, ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक चीपर वैल्यूएशन पे माल को परचेज कर सकें और वापस से देखो कंपनी अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर तो मैं इस कंपनी को बाय कर चुका हूँ कल, जो उसके पैसे थे इंडिया बुल्स के पैसे, उसके पैसों से इस कंपनी में एंट्री ले ली है।
और इस कंपनी को आप सेल करने के लिए अगर हम बनाएं, पहला जो इसका बनता है, अगर मैं इस कंपनी को कोई जल्दी बेचने की सोचा तो पहला मैं इसका टारगेट यही वाला बनाऊंगा, जो कि है फिलहाल के लिए करीब 14% का। और दूसरा, मुझे यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है ऊपर, बट इस सिर्फ यही वाला एक जोन है जो मुझे स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस दिखता है। आज इस जोन का वैल्यू है 2474 के आसपास, तो 2474 के आसपास मुझे इसका सेलिंग का एक अच्छा जोन दिखता है। और बाइंग का तो मैंने आपको बता ही दिया 2153 के आसपास, करीब 14% 15% का जो है ये एरिया है। आप थोड़ा सा ऊपर भी इसको बढ़ा सकते हो, ये हो जाएगा करीब आपका 16% के आस 16-17% के आसपास का, 2518 के आसपास का। तो उम्मीद रहेगी कि इस जोन में वापस ये अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा और हम वहाँ पे इसमें से एग्जिट ले लेंगे। तो वो देखने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा स्टॉक किस तरीके से आगे परफॉर्म करता है। बट जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई 1-2 क्वार्टर नहीं डिसाइड करते हैं कि कोई कंपनी अच्छी है या ख़राब है। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसमें आपको मैंने बताया कि मेरे लिए मेजर जो रीज़न बाइंग का था वो था इसका एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ज़ोन, और कंपनी का ये वन डे का परफॉर्मेंस, जिसमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है इतने ज़्यादा वॉल्यूम से, और कंपनी के फिक्स्ड एसेट को कंपनी जिस तरीके से बढ़ा रही है कंटिन्यूअसली, ये सारी चीज़ें मिल के जो है कंपनी के प्रति एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मेरे लिए जनरेट करती है कि कंपनी एक लॉन्गर रन में बड़ी रैली के लिए तैयार हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ बनाया है 2530 के पास, ये ब्रेक करके कंपनी एक नए हाई को टच करे। बट फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इसको सेल करने का सोचा है। तो देखते हैं कैसे कंपनी परफॉर्म करती है, और जब मैं इसको सेल करूँगा तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूँगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कब मैं इस कंपनी को सेल करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा समझ आया हो कि मैं इसको किस तरीके से ले रहा हूँ एज अ अपॉर्चुनिटी, जो ये कंपनी के ख़राब रिजल्ट्स के चलते कंपनी अभी अपने लो पे अवेलेबल है, अपने अच्छे सपोर्ट पे। और आई होप इससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्टॉक में आया हो और समझ में आया हो कि किस तरीके से 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स पे आप कंपनी को नहीं जज करते हो, बल्कि एक ओवरऑल पिक्चर आपको कंपनी की समझनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च के बेसिस पे बाय या सेल करें। मुझे जो लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैंने किया। अगर आपको पसंद आया है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताएं, आपके हर एक क्वेरी का मैं आंसर करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग।